गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जिस प्रकार से तेजी से, हालांकि उनको प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था, कभी सरपंच भी नहीं बने थे, आप विधायक तो छोड़िए, लोगों को और आश्चर्य होता है सरपंच भी नहीं बने थे, मगर फिर भी उन्होंने बहुत धैर्यपूर्ण तरीके से प्रशासन की बारीकियों को समझा, जो एक्सपर्ट से उनको प्रशासन के साथ जोड़ा, उनकी चीज़ों को लोक भोग्य बनाया, योजनाओं में तब्दील किया और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। और जो भूकंप एक ज़माने में भाजपा के लिए एक धब्बा बन जाएगा ऐसा लगता था, वो भूकंप के काम की पूरे विश्व ने बुरी बुरी सराहना की। और आज आप भुज जाकर देख लीजिए, एक और लातूर का भी भूकंप था, एक बार भुज का भी है, पूरा नवनिर्माण किया, पूरा भुज का नवनिर्माण हुआ। सिर्फ नवनिर्माण नहीं हुआ, भुज की विकास दर उसके बाद 37% ज़्यादा बनी। और आज भुज के अंदर पानी भी है, इंडस्ट्री भी है, एजुकेशन भी है। पहले भुज का पोस्टिंग पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता है, प्राइम पोस्टिंग माना जाता है। इतना बड़ा परिवर्तन लाए। अपने मुख्यमंत्री काल में उन्होंने एक नया मॉडल बनाया कि विकास को कैसे सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक बनाया जा सकता है। और इसके लिए उन्होंने ढेर सारी योजनाएं लेकर आए। जैसे मैं 2-3 योजनाओं का ही जिक्र कर पाऊंगा समय मर्यादा देखते हुए। वन बंधु कल्याण योजना, सबसे निग्लेक्टेड गुजरात में आदिवासी थे। कांग्रेस ने उनका वोट बैंक के नाते तो उपयोग किया, परंतु कभी उस तक विकास नहीं पहुंचा था। उन्होंने सारी बिखरी हुई योजनाओं को जोड़ा और पहली बार गुजरात में उनका जो संविधान का दिया हुआ अधिकार था कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में बजट में उसको हिस्सेदारी मिले, पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने 2003 के बजट के अंदर उनको दिया। और वन बंधु कल्याण योजना ने पूरे गुजरात के ट्राइबल एरिया का विकास का रास्ता खोल दिया। और आज ट्राइबल एरिया में बड़े भरोसे से कह रहा हूँ, कोई भी क्रिटिक से क्रिटिक एनालिसिस करने वाला व्यक्ति वहाँ पहुँच जाए, सूरत शहर और डांग के जिले के बीच में कोई अंतर वो नहीं ढूंढ पाएगा। इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। इसी तो प्रकार से राजनीतिक लाभ भी मिला। राजनीतिक लाभ दूसरी बात है, मगर लोगों का भरोसा लोकतंत्र के अंदर दृढ़ हुआ। सागर छोड़ के हमारे किनारे थे, तो उसके लिए भी एक योजना लेकर आए, वो भी निग्लेक्टेड पड़े थे, जबकि सबसे ज़्यादा खनिज संपदा वहीं थी। रेवेन्यू सबसे ज़्यादा वहाँ से आती थी, बंदरों के कारण सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री वहाँ लगी थी। पूरे सागर छोर के किनारों को रोड से जोड़ दिया और इसके वहाँ पर हर तहसील की एक डेवलपमेंट प्लानिंग बनाई गई और सागर खेडू विकास योजना वहाँ उन्होंने शुरू की। आज वो एरिया पूरा गुजरात की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बैकबोन बना हुआ है। और तीसरा, हमारे यहाँ देश भर में था उस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ड्रॉप आउट का था, एनरोलमेंट एंड ड्रॉप आउट एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो गुजरात जैसे राज्य में बहुत बड़ी समस्या थी। उन्होंने खुद कड़ी धूप के अंदर पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक सब लोगों ने 5 दिन शुद्ध रूप से 5 दिन में 25 स्कूलों में जाना है और महोत्सव के रूप में बच्चों के एनरोलमेंट का कार्यक्रम शुरू कराया और हमारे एनरोलमेंट को 100% तक पहुंचाया। और उसके बाद वहाँ अभिभावकों की कमेटी बनवाई। स्केल और स्पीड का जो है उनका कॉन्सेप्ट वहीं से आया, वो शुरू से है, वो शुरू से है। संगठन में भी था, सरकार में भी था, गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी था। और उन्होंने अभिभावकों की कमेटी बनाई, विशेषकर माताओं की कमेटी बनाई। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं आता है तो इसकी चिंता होती थी, मास्टरों की जिम्मेदारी तय कर दी। और ये सारी चीज़ों के बाद प्राइमरी एजुकेशन में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी गुणोत्सव कर एक कार्यक्रम लिया और इसके कारण परिणाम ये आया, एनरोलमेंट 67% था, वो 100% पहुंचा। ड्रॉप आउट रेशियो 37% था, वो पॉइंट समथिंग पहुंच गया, 1% से नीचे चला गया। अब इसका इवैल्यूएशन कोई करेगा तो मालूम पड़ेगा कि देश के विकास में, गुजरात के विकास में इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है, ना जो अपने संविधान के दिए हुए अधिकारों को जानता है, ना संविधान ने हमसे जो अपेक्षा करी है वो दायित्व को जानता है, वो कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है।
इसके अंदर आमूलचूर परिवर्तन है। नोटबंदी का फैसला और कोई ले ही नहीं सकता, मैं आपको बताता हूँ। इतना बड़ा फैसला इन्होंने लिया और हमारी टीका करने वाले जो करेंगे वो करेंगे, मगर मैं बताता हूँ इससे देश के अर्थतंत्र के माहौल में बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि नहीं, ये सरकार का विल है, काला धन नहीं चलेगा। कई बार विल का परिचय कराना, इच्छा का परिचय कराना भी बड़ी बात होती है। इसी प्रकार से जीएसटी, चिदम्बरम साहब से लेके प्रणब मुखर्जी साहब सब बात तो करते थे, अच्छी अच्छी अंग्रेजी में बोलते थे, परंतु किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। मोदी जी ने केंद्र का राज्य का फर्क भूलकर कि फेडरल स्ट्रक्चर है, हम एक टीम है, काफी ऐसी चीजें थी जो राज्यों में अविश्वास पैदा करती थी, उसको हटा दिया और जीएसटी को सर्वानुमत से, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं इक्का दुक्का चीज छोड़कर जीएसटी काउंसिल में एक भी फैसला बहुमत से नहीं लिया गया है, सर्वानुमत से लिया गया है। जबकि जीएसटी काउंसिल में सभी दल की सरकारों के वित्त मंत्री है। 3 तलाक का उन्मूलन, किसी में हिम्मत नहीं थी। शाहबानू के केस को रिवर्ट करना पड़ा था, कानून को बदलना पड़ा, राजीव गांधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला, उनको बदलना पड़ा था। गरीब कल्याण की बातें सबने की, गरीबी हटाओ की बातें के नारे भी लगे, मगर हुआ कभी नहीं था। आज मैं इतना कह सकता हूँ 11 करोड़ गरीबों के घर से धुआं गायब है। गैस का सिलेंडर वो गरीब महिला के घर में पहुंच गया है। लगभग 11 करोड़ शौचालय इस देश में बन चुके हैं, जिसमें से 9 करोड़ से ज़्यादा उपयोग में है। तो वो 9 करोड़ परिवारों की महिलाएं आज शर्मसार नहीं हैं, सम्मान के साथ जीवन जी रही हैं। उनको भी है तो होता है कि इस देश में मेरी हिस्सेदारी है, मेरी कोई चिंता कर रहा है। हर घर में नल का पानी पहुंचाने का काम हम शुरू करें। 8 करोड़ घरों में पानी पहुंचा, लगभग 2 करोड़ घरों में पहुंचने का काम हो गया। तो बहुत बड़ी बात है। 18,000 गांव, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली तब वहाँ बिजली का खंभा तक नहीं था। 18,000 गांव आज़ादी के 70 साल के बाद बिजली से अछूते थे, और घर तो करोड़ों घर। आज वो 18,000 गांवों में बिजली पहुंच गई है, और इसके साथ 4 करोड़ घरों में घर में बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया। लगभग 11 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपया मिल रहा है, और 1.5 लाख करोड़ रुपया एक साल के अंदर किसानों को पहुंचे। 1.5 लाख करोड़ रुपया। कभी यूपीए सरकार ने 60,000 करोड़ का ऋण माफ कर बहुत बड़ा काम किया था, ऐसा बताते थे। कहते हैं उसी से चुनाव 60,000 करोड़ तो बैंक में ही वापिस आ गए, किसान को कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये तो बैंक का ऋण माफ हो गया। तो बैंक में ये 1.5 लाख करोड़ रुपया सीधा किसान को मिला है, जिसे इसको बैंक से ऋण ही नहीं लेना। जो 1.5 एकड़ 2 एकड़ के खेत है, जो हमारे बहुत सारे प्रदेश में एवरेज जोत इतनी ही है, उसका तीनों खेती का खर्चा ही 6,000 होता है, तब उसको ऋण ही नहीं लेना पड़ता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसको कोई अलग तरीके से देखता नहीं है। एक और ऋण माफ करने की पॉलिसी लाना, और दूसरी ओर किसान को ऋण न लेना पड़े ऐसी स्थिति में ले जाना। वो 60,000 करोड़ का ऋण माफ किया था, आपने 60,000 करोड़ बैंकों में आ गए। हमने 1.5 लाख करोड़ दिया जो किसान के पास गए, और किसान ऋण मुक्त हो गया। मैं मानता हूँ ये यूनिक विचार है। इसी प्रकार से आज घर में अकाउंट न हो ऐसा कोई घर देश भर में नहीं। लगभग ढेर सारे लोग ऐसे थे जिनके 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी अकाउंट नहीं था। आज जनधन के माध्यम से उनको अकाउंट मिल गया। डीबीटी डायरेक्ट जाता है, कोई बिचौलिया नहीं है, कोई इनका पैसा खाता नहीं है। चाहे वृद्ध का पेंशन हो, वृद्धावस्था का पेंशन हो, चाहे विधवा का हो, चाहे बच्ची का वजीफा हो, सीधा पहुंच रहा है। इसी प्रकार से 5 लाख तक का आयुष्मान भारत योजना की स्कीम 60 करोड़ लोगों को मिली है। 60 करोड़ लोग आज आश्वस्त है, घर में कोई भी आपत्ति आ जाए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, मोदी कार्ड को स्वैप करेंगे और हम हमारा इलाज करा देंगे। दुनिया में कोई नहीं सोच सकता 130 करोड़ के देश को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। ये बाकी सारे कंपैरिजन करते हैं अंग्रेजी अखबारों में लिखकर, उनको मालूम नहीं है कि अमेरिका का आबादी उत्तर प्रदेश इतना है।
और 130 करोड़ का देश, हाँ 130 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन दे। नहीं, बहुत vaccination का साहसी तो हाँ। फैसला है। 43 करोड़ बैंक खाते खुल गए और 80 करोड़ लोगों को कोरोना में हमने मुफ्त राशन देने का काम किया। 80 करोड़ लोगों को 1 साल तक, 1.5 साल तक मुफ्त राशन दिया है। उसका बड़ा असर है लोगों पर। और मैं इसको असर से थोड़ा ऊपर जाकर सोचता हूँ, ये प्रधानमंत्री जी की सरकार की संवेदनशीलता है जो ये योजनाएं बनाती हैं। हम योजनाओं के अंदर उसका स्केल और साइज दोनों को बदले हैं। पहले होता था इतने घर बनाएंगे, अब हम कहते हैं कि सबको घर मिलेगा। पहले इतने घर में विद्युत पहुंचेगी, बिजली पहुंचेगी, अब कहते हैं कि सबके घर पहुंचाना है। पहले इतने शौचालय बनाएंगे, अब सब शौचालय सबके घर में पहुंचा। पहले गैस इतने देंगे, अब सबके घर में गैस। तो एक स्केल बदलने का काम किया और ये स्केल बदलते ही 60 करोड़ लोग जो अपने आप को आज़ादी के साथ ना जोड़ते थे, ना लोकतंत्र के साथ जोड़ते थे, ना देश के अर्थतंत्र के साथ अपने आप को, क्योंकि वो तो बेनिफिशियरी था ही नहीं बेचारा। आज वो 60 करोड़ लोगों में एक आत्मविश्वास जगा है कि नहीं, ये देश की विकास में मेरा भागीदारी है, देश मेरा सोचता है। और ये 60 करोड़ लोगों की एक नई ऊर्जा देश के विकास के अंदर जुड़ी है। मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? समविकास करना, यही लोकतंत्र है। सर्वसमावेशक, सर्वस्पर्शीय विकास करना, यही लोकतंत्र है। और सबको देश के भले के लिए जोड़ना, यही लोकतंत्र है। कि हम देश बदलने के लिए सरकार में आए हैं, सरकार चलाने के लिए सरकार में नहीं आए। मगर वो इसलिए नहीं डरते हैं कि सत्ता में बने रहना लक्ष्य नहीं है। जो चलता है उसको चलने देना, आराम की जीवन जीना भी लक्ष्य नहीं है। एकमात्र लक्ष्य है भारत प्रथम, इंडिया फर्स्ट। ये लक्ष्य लेकर वो चलते हैं और इसीलिए इसी में से दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का निर्मित होती है। और जब दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ आप एक रास्ता तय कर लेते हो कि मुझे देश को यहाँ पहुँचाना है, तो हर क्षेत्र के अंदर आप फैसले देखिए।